अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में है। हम इसमें देखेंगे कि इन्वेंट्री कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अंडर फाइफो मेथड, लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। जो एक्सरसाइज हम कवर करेंगे वो 8.7 है, चैप्टर 8 है इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय विलियम झाका बेटनर। सो क्लास, periodic inventory system क्या होता है? The inventory on hand and the cost of goods sold for the years are not determined until year end. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में, कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें आपको इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर वक्त अप टू डेट पता चल जाती है। यानी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पता करना चाहें कि इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कितनी है, तो आपको पता चल जाती है, क्योंकि हम उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो हर वक्त मेंटेन रखते हैं, अप टू डेट रखते हैं। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है इन्वेंट्री का जिसमें आपको इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट ईयर एंड तक पता नहीं चलती है। यानी आपको वेट करना होता है और जब ईयर एंड होता है या पीरियड एंड होता है तो उसके बाद आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम वही जैसे हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एवरेज कॉस्ट, फाइफो या लाइफो यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी ये 4 डिफरेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स यूज करते हैं। इसमें अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई होती है, डिफरेंट डेट्स की आपको परचेजेस दी हुई होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होती है, लेकिन आपको एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं होती। आपने इसको कैलकुलेट करना होता है पीरियड एंड पे। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.7। इसके ज़रिए हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखेंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री कैसे डिटरमिन करते हैं अंडर डिफरेंट मेथड्स। तो ये आपके सामने सवाल है। Pemberton Products uses a periodic inventory सिस्टम दे दिया गया है आपको, periodic inventory सिस्टम है। The company's records show the beginning inventory of PH4 oil filters on January 1। जनवरी 1 यानी कि मंथ स्टार्ट पे जो होता है वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। एंड द परचेजेस ऑफ दिस आइटम्स ड्यूरिंग द करंट ईयर टू बी एज फॉलोज। और डिफरेंट तरह की परचेजेस दी हुई हैं, आप देख लीजिए। फेब 28 की है, अप्रैल 28 की है, मई 4 एंड नवंबर 30 की आपको डिफरेंट परचेजेस दी हुई हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, और इन सब के जो यूनिट्स हैं इनको अगर आप काउंट करें पूरे साल, तो आपके पास जो टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे वो 110 यूनिट्स थे। इन सब की अलग अलग कॉस्ट थी, यानी कि $3.5, 3.8, $4 and $5। तो जब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को उनके पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये इनकी टोटल कॉस्ट आ गई। यानी 110 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो $438 है। फिजिकल काउंट इंडिकेट्स 20 यूनिट्स इन इन्वेंट्री एट ईयर एंड। इन्वेंट्री में यानी कि ये जो 110 है इसमें से जो इन्वेंट्री में बच गए हैं यानी कि जो सेल नहीं हुए हैं वो कितने यूनिट है? एंडिंग इन्वेंट्री में यूनिट एट ईयर एंड लिखा हुआ है, तो एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हो गए 20 यूनिट्स मौजूद हैं इस वक्त। रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। यानी ये जो 20 यूनिट्स है, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो इनकी आपको कॉस्ट बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। और आपने क्या याद रखना है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज हो रहा है, उसके तहत आपने एंडिंग इन्वेंट्री पता करनी है। एवरेज मेथड है, फाइफो मेथड है और लाइफो मेथड है, इन तीनों के जरिए आपको एंडिंग इन्वेंट्री पता करनी है।
सो क्लास सबसे पहले हमने लास्ट जैसे डिस्कस किया था कि एवरेज मेथड जब हम यूज करते हैं इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी होती है? एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। और एवरेज पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से। सो अब अगर आप यहाँ पे इस सवाल में देखें, आपको टोटल कॉस्ट भी गिवन है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी गिवन है। अगर नहीं गिवन होता तो हम क्या करते? इन यूनिट्स को इनके पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करते और अल्टीमेटली बाद में हम इसको ऐड कर लेते। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 110 यूनिट्स हैं और उसको हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 438 है और उसको हम डिवाइड कर देंगे 110 यूनिट से। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है? जो कि आ रही है 3.981। ये हमारे पास हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है एवरेज के तहत। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये पर यूनिट कॉस्ट है और ये डॉलर अमाउंट में दी हुई है, तो हम इसके साथ करेंसी का साइन लगा देंगे और ये आपको 3.98 एवरेज दी हुई है, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट दी हुई है। अब अगर हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री में कितने मौजूद हैं? ये इसने कहा हुआ है कि 20 यूनिट है, तो हम यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री ले लेंगे जो हमारे पास कितने हैं? जो हमारे पास 20 यूनिट्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 यूनिट की कॉस्ट से जो कि हमें दी हुई है डॉलर 3.98। अभी हमने ये कैलकुलेट की है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करें 3.98 से, तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 79.6 और इसको हम डॉलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है जो कि हमने एवरेज या एवरेज कॉस्ट मेथड या इसको हम वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं, उसके तहत हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की है। सेकंड में उसने कहा है फाइफो मेथड, यानी कि हम जो सेकंड दोबारा से एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कौन सा मेथड होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो यूनिट्स आपने पहले खरीदे थे वो आपने पहले बेच दिए, तो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास कहाँ से बचेगी? आखिर में से, जो लास्ट के यूनिट्स हैं वहां से बचेगी। तो हमने कितने यूनिट्स पूरे करने हैं? 20 यूनिट्स पूरे करने, और यहाँ पे हमें लास्ट में 30 नवंबर की जो परचेजेस हैं वो 19 हैं। तो जो रिमेनिंग 1 होगा वो हम कहाँ से लेंगे? वो हम May 4 से ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था ना। तो जो आपने पहले खरीदे थे वो आपने क्या किए? पहले बेच दिए। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब है जो आपके पास रह गए। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि बाद के यूनिट से होगी। जो बच जाते हैं वो बाद के यूनिट से बचते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 19 यूनिट्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी? लास्ट वाली अगर हम देखें तो उनकी कॉस्ट हमारी थी एट द रेट डॉलर 5 हमें दी हुई है। और यानी कि दिस वन, ये 19 यूनिट्स थे। तो ये 19 यूनिट्स हमने ले लिए और हमने 20 पूरे करने हैं, तो एक और हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक और हम किस तरह लेंगे कि यहाँ पे हम लेते हैं 1 यूनिट और उस 1 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी? एट द रेट डॉलर, और ये हमें दी हुई है 4, तो ये हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें टोटल एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने पता चल जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 19 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आएगी हम इसको ऐड कर लें, और जब आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये सम हो जाएगा 99 का।
तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हम हाईलाइट कर देते हैं और ये हमने डॉलर में लिख दिया $99। सो ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री थी अंडर FIFO मेथड। और फिर हम नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर LIFO मेथड। LIFO मेथड क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमने बाद में यूनिट्स खरीदे थे लास्ट इन, तो उनको हमने क्या किया? पहले बेच दिया, पहले सेल कर दिया। तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री में बच जाएंगे वो कौन से होंगे? वो पुराने यूनिट्स होंगे, तो पुराने में से बचेंगे। और हमने पूरे कितने करने हैं एंडिंग इन्वेंट्री के? 20 यूनिट्स करने हैं, तो हम लास्ट में से 20 ले लेंगे तो हमारे पूरे हो जाएंगे। किस तरह? सबसे पहली जो हमारी ओल्डेस्ट परचेजेस थी या वो बिगनिंग इन्वेंट्री थी, वो कितने थे? 9 यूनिट्स मौजूद थे और उनका रेट क्या था? $3। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे $3 से, और हमने 20 पूरे करने हैं, तो 12 में से अगर हम 11 ले लें, यानी 11 यूनिट्स, और एट द रेट हम कितने लेंगे? $3 के बाद उनका रेट कितना आ रहा है? 3.5। तो 3.5, तो हमारे 20 यूनिट्स पूरे हो जाएंगे एंडिंग इन्वेंट्री के। तो हम 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और फिर हम 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 से। तो हमें क्या पता चल जाएगा? दोनों को जब हम सम कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगा, और वो मेथड कौन सा होगा? वो मेथड कहलाएगा LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हमें कोई इन्वेंट्री कार्ड नहीं बनाना पड़ता। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, लेक्चर नंबर 2, तो उसमें हमने 10 कॉलम्स का या 9 कॉलम्स का एक इन्वेंट्री कार्ड बनाया था। अगर हम डेट को ऐड कर लें तो 10 कॉलम्स का इन्वेंट्री कार्ड बनाया था, क्योंकि वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो याद रखिएगा, उसमें इन्वेंट्री कार्ड या इन्वेंट्री लेजर, या उसको सब्सिडरी लेजर कहते हैं, वो बनाना लाजमी होता है। पीरियोडिक में ऐसे किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं होती, वो बनाना लाजमी नहीं होता है, क्योंकि आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन डेट वाइज नहीं रख रहे होते, आप ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल हम प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री पूछी हुई है। लेकिन अगर सवाल में ही आपसे पूछा जाता कि अंडर एवरेज मेथड, यानी मेथड आप कौन सा कर रहे हो? मेथड आप एवरेज कर रहे हो, तो आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री के साथ साथ आप क्या चीज़ कैलकुलेट करो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज मेथड का मतलब क्या होता है? एवरेज मेथड का मतलब होता है कि आपने तमाम यूनिट्स की एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, जो कि 3.98 थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास टोटल यूनिट्स थे 110, और कितने बच गए? रिमेनिंग कितने हो गए? दिस 110 अवेलेबल फॉर सेल थे, और एंड में कितने रह गए? 20 रह गए। तो आपने यूनिट सोल्ड कितने किए? आपने बेच कितने दिए? तो अगर आप ऐसा अगर आप यूनिट्स सोल्ड कैलकुलेट करना चाहें, तो आपके पास अवेलेबल थे 110, और इसमें से आप कितने माइनस कर दें? 20 माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यूनिट्स कितने बेचे, जो कि कितने आ रहे हैं। अगर आप 110 में से 20 माइनस करें तो आपने कितने बेच दिए? 90 यूनिट्स आपने बेच दिए। तो 90 यूनिट्स बेसिकली आपके यूनिट्स सोल्ड हैं। ये हम यहाँ लिख देते हैं, यूनिट सोल्ड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, तो हमारे पास हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 90 यूनिट्स, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? वही कॉस्ट 3.98, जो कि हमने एवरेज निकाली है, जिसको हम कहेंगे $3.98। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 को मल्टीप्लाई बाय 3.98 से, तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, जो कि 358 आ रही है। सो ये अंडर वेटेड एवरेज मेथड, ये एवरेज कॉस्ट मेथड, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। तो एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट की। अच्छा, अब इसमें एक खास बात अगर आप देखें तो
अगर एग्जाम में अगर आपने चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करें तो आपके पास कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल के बराबर ही आ जाएगी। सो ये था एवरेज मेथड। नेक्स्ट मेथड था हमारा फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसा कि मेथड कह रहा है फर्स्ट इन यानी जो पहले खरीदे थे फर्स्ट आउट उनको पहले बेच दें। तो जो हमने 90 यूनिट्स लेने हैं वो हमने कौन से लेने हैं, ओल्डेस्ट परचेजेस के लेने हैं। तो अब हम 90 यूनिट्स अगर पूरे करेंगे तो हम बिगनिंग से पूरे करेंगे, यानी हम फाइफो मेथड में अगर हम कैलकुलेट करते हैं फाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम कैसे कहाँ से शुरू करेंगे, बिगनिंग से, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम सबसे पहले 9 यूनिट्स लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का जो रेट आ रहा है वो $3 आ रहा है। हमने पूरे कितने करने हैं, हमने पूरे करने हैं, हमारे पास यूनिट्स थे, हमने कैलकुलेट किए थे 90 यूनिट्स। सो एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स ये मैंने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 90 यूनिट्स हैं। तो हमने 90 यूनिट्स पूरे करने हैं। उसके बाद फैब 23 की परचेजेस थी 12 यूनिट्स और एक यूनिट आपके पास कितने का था, एक यूनिट था 3.5 का। उसके बाद 30 यूनिट्स हैं और एक यूनिट आपका कितने का था, एट द रेट $3.8 का। तो 3.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पूरे कितने करने हैं, हमने पूरे 90 करने हैं। तो अगर आप 9 में 12 प्लस करें और 30 प्लस करें तो आपके पास 51 हो गए, यानी अभी आपके पास कितने और बाकी है, 39। तो इस 40 में से हम कितने ले लेंगे, 39 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 39 यूनिट्स, क्योंकि हमने पूरे करने हैं सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स। मल्टीप्लाई बाय इसका रेट कितना आ रहा है, $4 आ रहा है। तो अब इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगी, कैसे, 9 टाइम्स 3 देन 12 टाइम्स 3.5 देन 30 times 3.8 then 39 times 4। और इन सब को जब आप ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी टोटल आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, 303 आ रही है। और हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और करेंसी का साइन लगा देते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 303। तो हमने फाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की और एंडिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की। तो क्लास नेक्स्ट हमारा है लाइफो मेथड। तो ये हमारे जो यूनिट्स हैं ये हैं 39 यूनिट्स। तो $339 जो है ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैंने जो आपको चेकिंग का तरीका बताया, चेकिंग का तरीका ये बताया है कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप ऐड कर लें तो ये आपकी किसके बराबर आना चाहिए है, ये आपका आना चाहिए सम टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप चेक कर लें कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 339 प्लस 99, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 438 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हमने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो वो हमने क्या चेक किया था कि एंडिंग इन्वेंट्री का जो एवरेज मेथड था, एवरेज मेथड से जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की थी, यानी 79.6 और 358.2, तो ये प्लस करके ऑलमोस्ट 438 आना चाहिए है।
एक आध डॉलर का फर्क इस वजह से आएगा कि ये जो 3.98 है ये पॉइंट्स के बाद भी थी, 3.981 समथिंग था, इस वजह से बहुत माइनर से डिफरेंस आता है, वो अलाउड होता है। सो लास्ट मेथड हम करते हैं। लास्ट मेथड हमारे पास है लाइफो मेथड है, तो हम इसको लाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने जो 90 यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, वो कैसे कैलकुलेट करने हैं, लास्ट से हमने स्टार्ट करना है। यानी हम नवंबर 30 की परचेजेस, फिर मई 4 की, फिर अप्रैल की, और फिर अगर हमारे 90 पूरे नहीं होते तो फेब 23 से हम लेके चलेंगे, उसमें से हम कुछ यूनिट्स लेंगे। तो हमने 90 पूरे करने हैं, तो सबसे लास्ट में से हम चलते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास 19 यूनिट्स थे, और एक यूनिट हमारे पास कितने का था, एक यूनिट था हमारा 5 का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर 19 से ऊपर हमारे पास कितने हैं, 40 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट जो हमारा था वो कितने था, वो था $4 का। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास मजीद 30 यूनिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 30 यूनिट्स लिख लेते हैं, और इन 30 यूनिट्स का जो रेट था वो कितना था, $3.8। हमने 90 पूरे करने हैं, तो अगर हम देखें कि हमारे पास 19 हमने लिए, 40 लिए, 30 लिए, तो ये तीनों मिला के 89 हो रहे हैं। तो हमारे पास कितना रह गया है, 1 रह गया है। तो इस 12 में से हम 1 ले लेंगे, यानी 1 यूनिट, और एक का रेट कितना होगा, 3.5। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। 19 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 3.8, 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5। हम साइन ऑफ इक्वालिटी भी लगा लेते हैं। सो ये हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका अगर हम सम करें तो हमारे पास आ रहा है 372.5, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, डॉलर का साइन लगा देते हैं। अब अगर वही चेकिंग का तरीका कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका सम किसके बराबर आना चाहिए, इसका सम गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के बराबर आना चाहिए। यानी अगर हम 65 में प्लस कर दें 372.5, तो हमारे पास एग्जैक्टली 438 आ रहा है। आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा चेकिंग का तरीका है। आमतौर पे स्टूडेंट्स इसको एग्जाम में चेक करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के बराबर आना चाहिए है। सो क्लास, ये हमने आज के इस लेक्चर में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कवर किया, और उसमें हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट डी, उसमें पूछा हुआ है which of the following above methods result in the same ending inventory valuation under both periodic or perpetual costing procedures, and explain. So class, क्योंकि जो फाइफो मेथड है, तो फाइफो मेथड में ही हमारा अगर हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट इवेलुएट करते हैं तो परपेचुअल और पीरियोडिक में सेम कॉस्ट आती है, जबकि एवरेज और लाइफो दोनों ही मेथड में, दोनों ही इवेलुएशन मेथड में अगर हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पीरियोडिक में और परपेचुअल में, तो दोनों में हमारे पास डिफरेंट अमाउंट आती है। उसकी जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन ये है कि दोनों की टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री परचेजेस एंड सेल्स में डिफरेंस होता है, जबकि फाइफो में ऐसा कुछ नहीं होता। फाइफो में हमेशा एंडिंग इन्वेंट्री सेम तरह से ही असाइन की जाती है, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो। सो फाइफो में अब अगर हम इसी सवाल को सॉल्व करते हैं परपेचुअल कॉस्टिंग मेथड में, तो फिर फाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम आती है, जबकि एवरेज और लाइफो में डिफरेंट आएगी।
द मेन रीजन इज द टाइमिंग डिफरेंस, जो टाइम हम रिकॉर्डिंग का डिफरेंस आता है उसकी वजह से. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. कमिंग लेक्चर में हम इन्वेंट्री टर्न ओवर देखेंगे और हम देखेंगे इन्वेंट्री श्रिंकेज और इन्वेंट्री एरर क्या होता है और फिर उसकी कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. टेक केयर क्लास.